नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ से। उसके सिलेबस में जो लगा है वो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारा नाटक है उसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के दो नाटक हमारे सिलेबस में लगाए गए हैं, एक आषाढ़ का एक दिन और दूसरा है आधे अधूरे। तो आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसका प्रकाशन अगर हम देखें तो 1958 ईस्वी में लिखा गया और यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें अगर हम देखें टोटल 3 अंक हैं टोटल। और यह नाटक जो है पूरी तरह से ऐतिहासिक ना हो करके उसका एकमात्र कह सकते हैं परिवर्तन है। ऐतिहासिक पूर्ण रूप से नहीं है, उसका परिवर्तन मात्र है, क्योंकि इस नाटक में ना तो इतिहास का पुनरुत्थानवादी गौरवगान है और ना ही भावुकतापूर्ण अतिनाटकीय परिस्थितियां रचने का इसमें प्रयास किया गया है। इसमें इतिहास को केवल आश्रय या सहारा के रूप में लिया गया है। इसीलिए इस नाटक को पूरी तरह से ऐतिहासिक न कह करके इतिहास आश्रित कह सकते हैं, जो कि उचित होगा। इस नाटक में अगर हम देखें तो इतिहास और कल्पना दोनों का ही समन्वय दिखाई देता है, लेकिन इतिहास जो है वो अल्प मात्रा में है और कल्पना की यहाँ पे प्रधानता अधिक है। इसीलिए इसे जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की एक नई परंपरा के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसमें नाटक कालिदास केवल एक पात्र है। इस जो नाटक है इसमें एक पात्र है कालिदास, सिर्फ यही ऐतिहासिक पात्र है और उसके जीवन को जो केंद्र में रखा गया है वह उसके जीवन को जो केंद्र में रखा गया है इसी नाटक में वो कल्पना के उस आधार पर लिखा गया है। आगे अगर हम देखें तो नेमीचंद जैन ने इसे यथार्थवादी नाटक मानते हुए कहा है कि हिंदी में यह पहला यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य एवं आंतरिक यथार्थ के अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ देखता है। तो अगर हम देखें तो नेमीचंद जैन जो हैं इस नाटक को सच्चे अर्थ में ये आधुनिक हिंदी नाटकों में प्रथम नाटक मानते हैं। इन्होंने माना है कि आधुनिक हिंदी नाटकों में यह नाटक जो है वो प्रथम नाटक है, किसे, आषाढ़ के एक दिन को। तो यह इस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परीक्षा में पूछ लेगा कि किसने माना है इसे प्रथम नाटक, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखें। आगे अगर हम देखें इस जो नाटक है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इस नाटक में समकालीन समाज और उसकी दशा, सहज स्वाभाविकता, उसकी काव्यात्मकता और नाटकीयता के यथार्थ रूप का ही चित्रण किया गया है। इन्हीं सब चीज़ों का मिश्रण हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। संघर्ष, कला और प्रेम, सृजनशील व्यक्ति और परिवेश, भावना और कर्म, कलाकार और राज्य आदि पर इस नाटक में विचार किया गया। इसके अलावा नाटक में सूक्ष्म रूप से हास्य और व्यंग का वर्णन भी देखने को मिलता है। विशेषकर अगर देखें तो अनुस्वार, अनुनासिक पात्र हैं ये जो नाटक में दिखाई देते हैं, हमें इनके माध्यम से मिलता है। इसके अलावा रंगनी और संगनी भी एक पात्र हैं, दो पात्र हैं, इनके भी माध्यम से हमें नाटक में हास्य और व्यंग देखा जा सकता है। अगर कहें तो नाटक में स्वागत भाषण एवं एकालाप का भी वर्णन मिलता है। बिंबों और प्रतीकों की बात की जाए तो बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है, जैसे कालिदास अकेलापन एवं अंतर्निवास का प्रतीक है। मल्लिका जो है वो प्रकृति और औदात्य रोमांस का प्रतीक है। मातुल सामाजिक संक्रांति के मूल्यों की पंगुता का प्रतीक है। अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो नौकरशाही वर्ग के प्रतीक हैं। विलोम असफल प्रेम का प्रतीक है और अंबिका जो है वो प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं का प्रतीक है। तो इस तरह से अगर हम अन्य बिंदुओं पर बात करें इस नाटक के, तो नाटक में तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण के द्वारा आज के वातावरण की झलक प्रस्तुत की गई है तथा उनकी समस्याओं को दिखाया गया है। नाटक के केंद्र में राजपुरुष बनाम साहित्यकार के प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है और बखूबी इसे अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके अगर हम बात करें तो साहित्यकार की रचना प्रक्रिया को भी इस नाटक में देखा जा सकता है। नाटक में वास्तविकता और रोमांस में टकराहट देखने को मिलती है, जिसमें से जीत वास्तविकता की होती है और रोमांस को पराजित होना पड़ता है। तो इस नाटक में इस बात को दिखाया गया है। वर्तमान से पलायन की स्थिति में व्यक्ति के पास वो मार्ग रह जाते हैं दो मार्ग रह जाते हैं। वर्तमान से पलायन की स्थिति में व्यक्ति के पास दो मार्ग रह जाते हैं, या तो वह रोमांस को शरण ले या फिर अंतर्निवास की प्रक्रिया में जीवन जीने के लिए बाध्य हो। निम्न बिंदुओं को भी इस नाटक में उजागर करने की कोशिश की गई है। अगर हम देखें तो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोई भी साहित्यकार
राजाश्रय को स्वीकार करके स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर सकता है या नहीं, यह बातें दिखाई गई हैं बहुत अच्छी तरीके से इस नाटक में। बस व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है एवं उसकी अप्रामाणिकता क्या है, इन्हीं बिंदुओं पर भी इस नाटक में विचार किया गया। सृजनशीलता और सत्ता के द्वंद्व को रेखांकित किया गया। साथ ही साथ नाटक में दो अलग अलग प्रेमों की चर्चा भी की गई। एक सामान्य प्रेम है जो कालिदास के माध्यम से दिखाया गया, तो दूसरा प्लेटोनिक आदर्श प्रेम है जो मल्लिका के माध्यम से हम देख सकते हैं। दो प्रेम हैं, एक प्लूटोनिक आदर्श प्रेम है जिसको हम मल्लिका के माध्यम से देखते हैं, और एक सामान्य है जो कालिदास के माध्यम से हम नाटक में देखते हैं। आगे बात करें तो मोहन राकेश ने स्वयं इस नाटक को आज का नाटक और आज के लिए लिखा गया नाटक कहा है। इन्होंने क्या कहा? आज का नाटक और आज के लिए लिखा गया नाटक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, इस नाटक में कुल 3 कालखंडों का वर्णन किया गया है। पहला कालखंड जो है उसमें कालिदास के समय का, दूसरा मोहन राकेश के समय का और तीसरा वर्तमान समय का। यह जो है ये तीनों जो कालखंड हैं वो नाटक की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। तो 3 कालखंड हैं, पहला कालिदास का समय बताया गया, दूसरे में मोहन राकेश का समय बताया गया और तीसरे में वर्तमान समय का चित्रण किया गया है। अगर हम बात करें इस नाटक में व्यक्तित्व का विखंडन, उसका आत्मनिर्वासन एवं विसंगतिपूर्ण जीवन और उसके द्वंद्व को देखा जा सकता है इस नाटक में हर तरह से। आगे अगर बात की जाए कुछ बिंदुओं की, तो नाटक में कालिदास के माध्यम से गांव से शहर की ओर पलायन की प्रक्रिया को भी दिखाया गया, जिसकी वजह से स्नेह, संतोष, जीवन की सार्थकता जैसे मानवीय मूल्य जो हैं वो खो जाते हैं जब हम गांव से और शहर में पलायन करते हैं। तो उस वक्त नगरीकरण, औद्योगिकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति का दौर और इन सब का ग्रामीण नवयुवकों पर पड़ने वाले प्रभाव का नाटक पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कैसे इन सभी का प्रभाव ग्रामीण नवयुवकों पर पड़ता है। आगे बात करें अन्य बिंदुओं पर, तो साहित्यकारों में व्याप्त आजीविका की समस्या तथा उसके सामने झुकने के लिए बाध्य होना और किसी न किसी आश्रय को स्वीकार कर लें और चयन की स्वतंत्रता को खो देना, ये सारे बिंदुओं को उजागर किया गया इस नाटक में। शहरी और ग्रामीण लोगों का प्रकृति के साथ क्या संबंध होता है, कैसा लगाव होता है उनका, जहाँ उस बात को दिखाया गया जहाँ ग्रामीण व्यक्ति प्रकृति को अपने जीवन का आधार मानता है, वहीं शहरी व्यक्ति जो होता है वो प्रकृति को अपना दास बना लेना चाहता है। तो ये मोस्ट अंतर है जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि प्रकृति जो है वो ग्रामीणों के लिए कैसे है और शहरों के लिए कैसे है। आगे बात करें अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो नाटक में 2 पीढ़ियों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष एवं आपसी वैचारिक मतभेद का वर्णन किया गया है, जिसे मातुल, कालिदास, अंबिका, मल्लिका के माध्यम से हम देख सकते हैं। आगे बात करें तो अनुस्वार और अनुनासिक के माध्यम से नौकरशाही वर्ग में व्याप्त एकरूपता, निष्क्रियता, चिंतन शून्यता तथा अहंकार की मानसिकता का भी चित्रण किया गया है। अन्य बिंदुओं की बात की जाए तो नाटक में यह दिखाया गया कि बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को निम्न एवं हेय समझते हैं। आगे बात की जाए तो लोकतंत्र में व्याप्त बहुदलीय गठजोड़ की व्यवस्था तथा उसमें स्थिरता बनाए रखने की समस्या को भी उजागर किया गया इस नाटक में। अन्य बिंदुओं पर बात की जाए तो नाटक में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठा पर बल और स्वतंत्रता का प्रश्न, चयन की स्वतंत्रता, विसंगति बोध, विखंडन, अधूरापन, अकेलापन, आत्मनिर्वासन आदि पारिभाषिक शब्द अस्तित्ववाद की ही देन है, जो हमें नाटक में बहुलता से देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें नाटक के नामकरण की, तो कालिदास की रचना है मेघदूत। उसकी एक पंक्ति है आषाढ़स्य प्रथमा दिवसे, उसी का हिंदी अनुवाद के तर्ज पर इसका नामकरण किया गया है। अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा सहज, सरल एवं संस्कृत निष्ठ है, लेकिन कहीं कहीं तद्भव देशज शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आगे अगर हम देखें तो यह जो नाटक है इसमें कवि कालिदास के सत्ता, सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण किया गया। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है।
पात्रों की अगर हम बात करें तो पात्र इसमें है अंबिका, आप चाहे नोट कर लें चाहे इसे सुन लें। अंबिका है जो कि एक ग्राम की वृद्ध स्त्री है, मल्लिका है उसकी पुत्री, कालिदास है जो कि कवि के रूप में दिखाई देते हैं हमें, दंतुल एक राजपुरुष है, मातुल जो है वो कालिदास के मामा हैं, निक्षेप गांव का ही एक व्यक्ति है, विलोम गांव का ही एक व्यक्ति है, रंगिणी संगिनी जो है वो नगर से आई होती हैं, अनुसार और अनुनासिक जो हैं वो अधिकारी हैं, प्रियंगुमंजरी है जो राजा की कन्या है और जो कवि कालिदास हैं उनकी पत्नी है, और रंगनी संगनी उन्हीं की दासी होती हैं। तो इस तरह ये पात्र हुए। अब थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं क्योंकि कई बार इसकी पंक्तियाँ पूछता है। इसकी एक पंक्ति है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। यह जो पंक्ति है वो अंबिका ने कहा है मल्लिका से। आगे है ये पंक्ति पूछता है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचा है। यह भी कथन जो है वो अंबिका का है, वह मल्लिका से कहती है। आगे है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका कहती है, यह भी मल्लिका से। इसके अलावा कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है, यह मल्लिका कहती है मातुल से। आगे देखेंगे तो आगे कहा गया है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, श्रेष्ठ पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, यह निक्षेप बोलता है अंबिका से। एक अन्य पंक्ति है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं होगा, परंतु कालिदास जो आज हैं वह जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। यह निक्षेप बोलता है मल्लिका से। आगे अगर हम देखें तो कुछ अन्य पंक्तियां हैं। विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। यह विलोम का शब्द है जो कि कालिदास से बोलता है। अन्य पंक्तियां हैं, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। यह बिल्कुल सही पंक्ति बोली गई है। तो यह जो पंक्ति बोलती है मल्लिका बोलती है निक्षेप से। इसके अलावा एक अन्य पंक्ति है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। यह प्रियंगुमंजरी बोलती है मल्लिका से। आगे अगर हम देखें कुछ अन्य पंक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक अन्य पंक्ति है, राजकीय धूल घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। यह विलोम बोलता है अंबिका से। और इसी तरह बहुत सी पंक्तियां हैं। कई बार इस नाटक की पंक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इसीलिए हमने इनकी पंक्तियां सोचा कुछ बता देते हैं। एक अन्य पंक्ति है जिसमें कालिदास बोलता है मल्लिका से कि मैंने कहा था मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ, यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बहुत अच्छी बात बोली है कालिदास ने मल्लिका से। एक अन्य पंक्ति है, परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं, वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है, तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। यह विलोम बोलता है कालिदास से। तो यह सारी पंक्तियाँ थी। एक अन्य पंक्ति है, यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। यह कालिदास बोलता है मल्लिका से। तो यह सारी कुछ पंक्तियाँ थी, महत्वपूर्ण थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से मिलते हैं एक अन्य नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज सिर्फ इतना ही।